Good morning, students. Yesterday we have discussing the forms of public sector enterprises, and the first type of public sector enterprises is departmental undertakings. And yesterday we have covered the features of departmental undertakings. So moving towards the next topic, that is the merits, or we can say advantages of departmental undertakings. As I have told you, if you have learned the features of any topic very well, then you can write the merits or demerits of that topic with yourself. ठीक है, अगर किसी टॉपिक को आपने फीचर्स या उसकी मीनिंग अच्छे से पढ़ा है तो उसके फीचर्स पॉइंट वाइज आराम से आप 4 to 5 पॉइंट्स तो कर लेंगे, और अगर फीचर्स अच्छे से लिख लिया आपने तो मेरिट्स और डीमेरिट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो फीचर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, किसी न किसी एक मिनिस्ट्री मीन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का इसका होता है, और एनुअल बजट से इसका फाइनेंस होता है. रेवेन्यू गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, और जैसे सिविल सर्वेंट्स जो इसमें वर्क करते हैं उनका रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स का जो भी रूल्स है उस पर होता है. ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एक न एक डिपार्टमेंटल हेड होता है जो रिपोर्ट बना के अपनी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को या मीटिंग में शो करता है. ये सारी चीज़ें हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में कल पढ़ी थी. अब इसी से आप अगर चाहें तो मेरिट्स भी बना सकते हैं. एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो लिखा है पॉइंट्स आप वही लिखें, लेकिन इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी करेक्ट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक. ठीक है, बाहर का कुछ भी नहीं लिख देना है, टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है. चलिए आपकी बुक में जो दिया हुआ है मेरिट्स उसको पढ़ते हैं. द फर्स्ट इज़ ईजी फॉर्मेशन. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का फॉर्मेशन जो होता है वो ईजी होता है. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, as we have learned in sole proprietor and partnership कि the registration is not compulsory. पार्टनरशिप तो किसी न किसी लॉ के अंदर में ही आता है, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पार्टनर्स कुछ बेनिफिट को अवेल करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. मीन्स अब इट इज़ अप टू द चॉइस ऑफ पार्टनर्स, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी अंडर द लॉ. और सोल प्रोप्राइटरशिप का तो कोई लॉ ही पास नहीं हुआ है, तो इस वजह से आसानी से फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उनको करवाना ज़रूरी नहीं होता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी हमारी एक ऐसे ही ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर का जिसमें रजिस्ट्रेशन हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होता है, इसी वजह से फॉर्मेशन हमारा ईजी हो जाता है. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी. कोई लॉ के अंदर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नहीं रखा गया है. एक बात आपने ध्यान देखा होगा, कल भी जब हम आपको पढ़ा रहे थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में, तो हमने आपको कोई लॉ के बारे में नहीं बताया. ये किसी न किसी लॉ के अंडर में नहीं होता है, इसी वजह से इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं होता है. ठीक, नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल. अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें या प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो वहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं. अगर उनकी कैपिटल रही, अगर उनके बजट में रहा, तो वो बाहर से स्किलफुल मैनेजमेंट को या किसी न किसी ऐसे पर्सन को जो उस वर्क के लिए सूटेबल है उसको हायर कर लेते हैं. जैसे कंपनी में हमारे पास हाई कैपिटल है तो हम हायर कर सकते हैं. पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में हम नहीं कर सकते. और जब हम बाहर से किसी को हायर नहीं करेंगे, परफेक्ट पर्सन को परफेक्ट सूटेबल वर्क के लिए नहीं लेके आएंगे, तो क्या होता है, मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होता है. हमने आपको ये पॉइंट भी बताया था, याद अगर आपको हो तो, मैनेजरियल स्किल. तो वहाँ हमने पढ़ा था लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल. मैनेजमेंट कैसा होता है, अनइफेक्टिव. लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो इस वजह से चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो और चाहे वो सेंट्रल से रिलेटेड हो, यहाँ जो कंट्रोल होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है.
अगर स्टेट के से रिलेटेड है या स्टेट के अंडर में मिनिस्ट्री वो आ रही है, वो डिपार्टमेंट आ रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है पूरे तरीके से और फिर यहाँ हमारा कंट्रोल इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब देखिए इसी पॉइंट से हमारा डीमेरिट भी बन गया है, क्या कि पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसको भी हम आगे डीमेरिट्स में कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा होगा ज़रूर, ठीक है। थर्ड इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एक टॉपिक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन, ऐसा रिसोर्सेज को या ऐसे फंड्स को यूज़ करना जिससे सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो सकें। और क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के जब पर्पज़ में बात करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं, तो रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूटिलाइज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है कि हमारे इन्वायरमेंट पे किसी भी तरह का उसका इफ़ेक्ट ना हो, नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कह रहे हैं, तो फंड्स मीन्स कैपिटल या फाइनेंस या मनी। तो उस फंड्स को हमें कैसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है कि जो भी चीज़ें, जो भी खर्चे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो उसी के अंडर में आए। फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट, फ़ंड्स की जो अवेलेबिलिटी है, जितनी भी अवेलेबल है, उसी के अंदर हमारा यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसे हम फंड्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट बजट से, जो एनुअल बजट में एक बार गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि इस डिपार्टमेंट को इतना ही हमारे एनुअल बजट से इतना कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि फिक्स्ड हो चुका है अमाउंट, यहाँ पर फिक्स्ड हो गया है, कैपिटल फिक्स्ड हो गई है, हमको उतना ही मिला है, उसी के अंदर हमको अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस को करना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर फंड्स का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन, कि हमको उसी के अंदर मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पॉकेट मनी मिलती है इन अ मंथ, आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़, ठीक है। अब आपकी जो फ़ीस है या जो आपके बाकी खर्चे हैं वो तो आपके पेरेंट्स हायर कर रहे हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे खर्चे, क्या आपकी खुद की कोई नीड्स हैं, तो आप अपने पॉकेट मनी से उसको यूज़ करेंगे। तो जब पर मंथ उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपको हम 100 रुपीज़ देते हैं, आपका जो भी खर्चा है वो आपको इसी में बैलेंस करना है, इसी में मैनेज करना है, तो क्या क्या होगा फिर, उस अमाउंट को, जो अमाउंट आपको मिला है, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद हमको नहीं मिलेगा, यही हमारे लिए बस आखिरी है, इस मंथ के लिए यही आखिरी है, मतलब लिमिटेड है हमारे पास। जब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड होती हैं तो हम उसका ऑफ कोर्स बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास फंड्स लिमिटेड, मतलब एक अमाउंट फिक्स्ड करके दे दिया गया एनुअल बजट से कि हमको इतने में ही मैनेज करना है अपने एक्सपेंसेस, इसीलिए फ़ंड्स का हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि हमको उसी के अंदर मैनेज करना है, इसके बाहर हमको गवर्नमेंट नहीं देने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा मेरिट का पॉइंट हो गया। देखिए लिखा है, देयर इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इसके साथ ही साथ एनुअल बजट की हमने बात की, इसके साथ ही साथ हमको अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना होता है। हर डिपार्टमेंट अपना पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसमें भी आपको वहाँ पर हिसाब देना होगा। हिसाब ही तो है, अकाउंट्स बनाना क्या है, हिसाब है कि हमने आपको इतने पैसे दिए, आपने उसको कहाँ कहाँ खर्चा किया, तो हमको हिसाब भी देना होगा। तो इस वजह से हमारे जो फंड्स होते हैं यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। एट द एंड, एट द मंथ, पेरेंट्स आपसे पूछते हैं ना कि भाई बताइए, हमने आपको जो दिए थे पैसे, आपको पॉकेट मनी दिया था, तो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कैसे किया। लाइक पेरेंट्स ना भी पूछें, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो हर डिपार्टमेंट अपना सेपरेट अकाउंट बनाता है एंड इट इज़ कंपलसरी। It is compulsory to make a proper financial account and to get them audited. Auditing भी करवाना उसकी compulsory है कि whether it is right or wrong, that transaction which you have written under the P&L account or the balance sheet, that will be correct or not.
इसके लिए ऑडिटिंग होती है और ऑडिटर्स भी गवर्नमेंट डिसाइड करके आपको डिपार्टमेंट में देते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन ना हो सके। ठीक। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होती है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल। भाई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है, हमने आपको बताया सेंट्रल या स्टेट। तो सेंट्रल या स्टेट के जो मिनिस्टर्स होंगे तो वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ मीटिंग होती है? पार्लियामेंट हाउस में। तो पार्लियामेंट्री के कंट्रोल में ये रहता है और जो भी चीज़ें, जो भी अकाउंट्स या जो भी रिपोर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की बनती है वो कहाँ डिस्कस की जाती है? पार्लियामेंट हाउस में। तो सो देयर इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे, जो भी रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे, उसको सबके सामने आपको पेश करना है, सबके सामने उसको शो करना है और साथ ही साथ पूछे गए क्वेश्चंस या पूछे गए क्वेरीज़ में आपको उसका प्रॉपर आंसर भी देना है कि ये रिपोर्ट बनाई या ये अकाउंट में ये चीज़ें मेंशन हुई तो ये कहाँ से आई, कहाँ पर आपने क्या किया। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग। तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है? पार्लियामेंट हाउस या मिनिस्टर्स का। और फिर जो भी आप वर्क करेंगे, हर एक छोटा से लेकर छोटे वर्क, इवन अगर आपने किसी वर्कर या पियन को भी रिक्रूट करके अपने डिपार्टमेंट में रखा है तो उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्या है, किस बेसिस पे रिक्रूट किया, सारी चीज़ों की आपको अकाउंटेबिलिटी शो करना होगा कि एक पर्सन को या एक वर्कर को आपने रखा तो किस बेसिस पे रखा, कैसे रिक्रूटमेंट किया, कैसे वो आया, कितना आप उसे पे कर रहे हैं, फिर उसे जो पे कर रहे हैं तो वो कहाँ से जा रहा है, हमारे बजट से या एक्स्ट्रा है। तो हर चीज़ का अंडर द कंट्रोल मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट्री हाउस में होता है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू हमारा ये जो पॉइंट है ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के तरफ से ये जो पॉइंट है ये हमारा गवर्नमेंट के लिए मेरिट बन चुका है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो फाइनेंस होते हैं या कैपिटल कहाँ से इन्वेस्ट होती है? एनुअल बजट से। और इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स से जो भी हमें प्रॉफिट, जो भी हमें रेवेन्यूज़, जो भी हमें मतलब कैश के फॉर्म में जो भी रेवेन्यू मिलता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है ना। ये बताया था हमने आपको कल ही। तो इसमें जो भी इस डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यूज़ होगा वो कहाँ कलेक्ट होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से मान लीजिए हमने एक डिपार्टमेंट में बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख अगर डिपॉजिट किया है या 1 लाख इन्वेस्ट किया है और इन रिटर्न हमें 80,000 भी मिल रहा है तो वो 80,000 किससे जाएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की हेल्प से, क्योंकि इसका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है तो इसकी हेल्प से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज़ सीक्रेसी। सीक्रेसी कह रहे हैं इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। जो भी सीक्रेट्स होते हैं कि हमें कितना हमने इन्वेस्ट किया, कितना हमको पब्लिक से। देखिए अगर रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, देखिए हमने पढ़ा था ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में एग्जाम्पल हमारा रेलवे भी था। तो ये रेलवे क्या करती है? रेलवे का जो डिपार्टमेंट चल रहा है वो पब्लिक से ही चल रहा है, या हर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो पब्लिक से ही चल रहा है। गवर्नमेंट ने पैसे लगाए रेलवे में और पब्लिक की तरफ से जो भी हमारे टिकट्स होते हैं या जो भी रेवेन्यू होते हैं वो आके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में या रेलवे के डिपार्टमेंट में कलेक्ट हो गए। अब रेलवे का जो भी अमाउंट या जो भी रेवेन्यू आया है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। तो कहाँ पर हमने कितना इन्वेस्ट किया, पब्लिक से हमने कितना लिया, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सीक्रेट रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमको पब्लिक को अपने अकाउंट्स शो नहीं करने हैं। हमको अपने अकाउंट्स किसको शो करने हैं? हमको गवर्नमेंट को शो करना है। क्यों? क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस शीट किसको शो करेंगे? पब्लिक को नहीं शो करेंगे, हम गवर्नमेंट को शो करेंगे। तो जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को नहीं शो करेंगे तो इस हिसाब से हमारी सीक्रेसी मेंटेन रहती है।
ठीक है, देखिए लास्ट लाइन क्या भी रहा है, ड्यू टू सीक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया दैट इज डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सिर्फ डिफेंस को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में होती है, नॉट फ्रॉम द पब्लिक। जैसे हमने कंपनी के बारे में आपको बताया था कि कंपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़ करती है, खासकर पब्लिक कंपनी की जब हम बात करें तो पब्लिक कंपनी को हर चीज़ें अपनी पब्लिक को शो करनी होती हैं ताकि पब्लिक उनकी कंपनी में इंटरेस्ट ले और उनके शेयर्स को ख़रीदे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, रेलवे को कोई भी चीज़ें शो करने की जनरल पब्लिक को ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत किसको है? गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो सारे अकाउंट्स अपने गवर्नमेंट को शो करेंगी वो पार्लियामेंट हाउस में, ना कि पब्लिक में। और जब पब्लिक में शो नहीं करेंगी तो उनकी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ वी हैव द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इन द डीमेरिट द फर्स्ट पॉइंट इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो भी वर्किंग्स हैं या जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग है या जो भी रूल है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग में या नहीं? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसका रहता है? पार्लियामेंट का, मीन्स मिनिस्टर्स का। हर एक चीज़ें हमको जो वो डिसाइड करके देंगी, मिनिस्टर्स से या पार्लियामेंट से जो बिल पास होगा, जो रूल पास होगा, एक बार पास होने के बाद उस डिपार्टमेंट को वो फॉलो करने होंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि हम इस रूल में अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करें या कोई डिसीजन है उसमें हम अपनी तरफ से चेंजेस करना चाहें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग is on the hand of parliament only, means is on the hand of ministers. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि the department undertaking works under strict parliamentary control. There is too much interference of ministers and top officials. Ministers का पार्लियामेंट हाउस में जो ऑफिशियल्स हैं, जो वर्कर्स हैं या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स मीन्स कि मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में जो बैठने वाले उनके वर्कर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। बार बार अगर कोई आपके वर्क में इंटरफेयर करे तो फिर आप वर्क ना ठीक से कर पाएंगे, ना ही आपसे वर्क आगे ठीक से हो पाएगा। जो चीज़ें डिसाइड होती हैं वो मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट हाउस की में मीटिंग में डिसाइड होता है। रूल्स हो, डिसीजन हो, वर्किंग हो, जो भी चीज़ें हों, इवन रिक्रूटमेंट ऑफ एनी वर्कर भी, कि आप कैसे उसको करेंगे, ये भी पार्लियामेंट हाउस से ही डिसाइड होकर आता है, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस से जो हमारी जो वर्किंग होती है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, ना आप चेंजेस कर सकते हैं और ना ठीक से फिर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो शायद एक किसी टॉपिक में हमने पीछे पढ़ा भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर या का ये ऑफिस होता है, तो इस वजह से मिनिस्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है वर्किंग में। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन में कह रहे हैं कि जो चीज़ें, जो फंड्स हमने आपको फिक्स्ड करके दे दिए, एनुअल बजट से हमने आपको जितना अमाउंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हमने फिक्स करके दे दिए, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन जैसे आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेट कंपनीज़ या प्राइवेट सेक्टर्स में वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को खुश करने के लिए या उनसे एक्स्ट्रा वर्क निकलवाने के लिए टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाता है। हाउ टू गेट मोटिवेट टू देयर वर्कर्स? आइदर गिवन देयर द रिवॉर्ड्स और एक्स्ट्रा इनकम, या फिर आपने कुछ अच्छा बेटर वर्क किया है या एफ़र्ट्स आपने बहुत ज़्यादा डाले तो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या अवार्ड दिया जाता है ना, या सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा या प्रमोशन कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वर्कर्स का भी टाइम टू टाइम मोटिवेशन होता रहता है। जब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे तो वो कैसे काम करने में उनका इंटरेस्ट होगा।
कैसे इंटरेस्ट उनका जनरेट होगा। ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज सोचती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर इफ़ेक्टिव वर्क करती हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर या पब्लिक कंपनीज़ वगैरह में मोटिवेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं कि एक बार जो अमाउंट फंड्स मिल गए हमारे, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो मोटिवेशन के लिए किसी ने अगर अच्छा वर्क किया भी तो कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ऐसे में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका इंटरेस्ट, वर्किंग इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ seniority and not on the basis of efforts, so employees are not motivated to perform to their best ability. सीनियरिटी के बेसिस पे जो सीनियर्स हैं उन्हीं का प्रमोशन होता है। वो जो हमारे पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उसमें सीनियरिटी के बेसिस पे जो प्रमोशन होता है वो होता है। प्रमोशन इस बेसिस पे नहीं होगा, जैसे प्राइवेट में आप देखिए कि आपको वर्क दिया गया या प्रोजेक्ट दिया गया, अब उसमें ये डिसाइड होगा कि ये प्रोजेक्ट जो जितना बेटर अपना उस पर वर्क करेगा, चाहे वो मतलब प्रैक्टिकल पे हो या आपका प्रोजेक्ट, मतलब आपको जो वर्क दिया गया, जो प्रोजेक्ट दिया गया, उस पर आपको अपना बेटर टू बेटर वर्क करना है। जिसने जितना अच्छा प्रेजेंटेशन किया उसका प्रमोशन हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ एफ़र्ट्स, जो आपका प्रमोशन है वो किस पे बेस है? आपके एफ़र्ट्स पे, आपकी स्किल्स पे, कितना आप अपने को साबित कर पा रहे हैं, कितना आप के अंदर एफ़र्ट है, आप कितना अच्छा वर्क प्रेजेंट कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है। और प्रमोशन भी हमारा उसी बेसिस पे होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। एक बार कोई आ गया, जैसे जैसे सीनियर होता जाएगा, जो सीनियर है, सीनियर मोस्ट, उनका प्रमोशन, देन उसके बाद उसका एफ़र्ट्स के बेसिस पे यहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है। इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट उनका नहीं हो पाता। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं वो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस पर वो किसी भी डिपार्टमेंट पे या किसी भी प्रोजेक्ट में अपना खुद का इंटरेस्ट लेके कोई भी एक्स्ट्रा इनकम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बजट दिया जाता है, जो अमाउंट, जो कैपिटल दी जाएगी, वो गवर्नमेंट के एनुअल बजट से डिसाइड होता है। प्लस इसके साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करके दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। हर चीज़ें आपको डिसाइड करके दी हुई हैं। तो ऐसे में आप जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, उस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप एक तरह से बाउंडेशन है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के लिए बाउंडेशन है कि आपको इस वर्क के लिए इतना ही दिया गया है और आपको इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। देखिए लिखा है गवर्नमेंट दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो उसको डिपॉजिट करना है। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर वर्क के लिए आपको अमाउंट डिसाइड करके दिया गया है, उससे ज़्यादा आप 1 रुपये भी खर्च अपने मन से नहीं कर सकते। तो बाउंडेशन है, आप बाउंड हैं, कोई भी फंड्स को आप फ्रीली यूज़ या यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने मन से। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यही समझ लीजिए कि बाउंडेशन है, एक तरह से ऑटोनॉमस यहाँ वर्क होता है। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करके दे दिया, पार्लियामेंट हाउस से जो बन के आ गया, उसके अंडर में ही आपको उतना ही वर्क करना है और उस किसी भी डिपार्टमेंट पे आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फोर्थ, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अभी आप कहेंगे कि मैम आपने मेरिट्स में ही बताया कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है, फिर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट कैसे हो गया? इनएफिशिएंट ऐसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कुछ बंदों को, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनको अपॉइंट करके रखा हुआ है मैनेजमेंट के वर्क के लिए।
कोई भी प्रॉब्लम अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होती है तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे वर्क, पेपर वर्क, स्पेशली आपने देखा होगा पब्लिक कंपनी है या पब्लिक ऑफिसेज हैं, बहुत सारी फाइल्स रखी रहती हैं, पेपर वर्क होते हैं, वो उसी में आते हैं, डेली उसी पे वर्क करते हैं, बहुत स्लो वर्क भी होता है। ठीक है, ये तो सभी को मतलब पता है और इन जनरल सभी को मालूम है कि जो गवर्नमेंट का वर्क होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत लेट भी होता है और इनएफिशिएंट भी होता है। तो बहुत सारे वर्क इनके पास होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। जब तक ये कोई प्रॉब्लम या क्वेरी लेकर पार्लियामेंट हाउस में सबमिट करते हैं या उसको रिपोर्ट करते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, तब तक होते होते बहुत टाइम लगता है। तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू सॉल्व एनी क्वेरी, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी डिपार्टमेंट। और उसी बीच अगर उनका रिटायरमेंट हो गया या उनका कहीं एक ऑफिस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, तब और चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट कैसा हुआ? इनएफिशिएंट हुआ। तो कुल बात आप ये लेके चल रही है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास बहुत सारा बर्डन होता है। कैसा बर्डन? पेपर वर्क, बहुत सारी फाइल्स। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, तो जब तक वो पार्लियामेंट हाउस में रिपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट उसका सॉल्यूशन निकालेगी, तो इट विल वेरी लेंदी प्रोसेस। और इस बीच अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में पूरा मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म शायद पता नहीं आपको पता है कि नहीं आप लोगों को। रेड टैपिज्म मतलब होता है कि जैसे बंधे रहना, मीन्स कि कोई भी वर्क हम अपनी मर्ज़ी से फ्रीली नहीं कर सकते। और ब्यूरोक्रेसी, जो मीडिएटर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मीडिएटर्स को बोलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या मिडल मैन्स होते हैं, ये हमारी वर्किंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। हर काम में, हर डिसीजन में डिले होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसी वजह से हमारा जो वर्किंग है वो इनएफिशिएंट भी हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। हर चीज़ में इतना लीगल वर्क, इतना पेपर वर्क, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, तो इस वजह से हमारा हर चीज़ में, डिसीजन में डिले हो जाता है। द डिसीजंस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, प्रोसीजर एक्सेट्रा। बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर्स होते हैं, हर चीज़ के पेपर वर्क होते हैं, इस वजह से हमारे डिसीजन में डिले हो जाता है। इनोवेशन, bold approach, immediate action, which are so essential for the growth of an enterprise, have no place in the departmental undertakings। कह रहे हैं इनोवेशन हो गया, जैसे मतलब टाइम टू टाइम हमें किसी चीज़ को या किसी डिपार्टमेंट में इनोवेशन चाहिए कि पहले पुराने पे वर्क होता था, पुराने टेक्नोलॉजी पे वर्क होता था, अब हमें चाहिए कि हम उसको न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। जैसे अगर आपको याद हो या पता हो तो अकाउंट्स पहले मैनुअली बनते थे, मींस हैंड रिटन, लेकिन टेक्नोलॉजी आई तो अब हम सारे अकाउंट्स, सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, कंप्यूटर पे हम करते हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस हो जहाँ मैनुअली अकाउंट्स बनाया जाता है, कहीं ऐसा नहीं होता। तो हैंड रिटन कहीं, तो ये क्या हुआ? ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन इसी को कहेंगे कि पहले जहाँ अकाउंट्स मैनुअली बनते थे अब कंप्यूटराइज्ड हम बनाने लगे हैं। तो इनोवेशन की या किसी ना किसी जगह ऐसे इमीडिएट एक्शन लेना हमें, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी, इमीडिएट डिसीजन लेना, इस चीज़ की कोई भी जगह नहीं है। और इसी वजह से हमारा जो एंटरप्राइज़ है या जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि पेपर वर्क, लेंदी प्रोसीजर एंड सो मच एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारे डिसीजन में डिले होता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कहीं पर भी मोटिवेशन इंक्लूड नहीं होता, इनोवेशन की कोई बात नहीं होती। जहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए वहाँ डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एंटरप्राइज़ है या जो सेक्टर है वहाँ ग्रोथ नहीं हो पाती।
तो ये था हमारा डीमेरिट। अब देखिए आपकी बुक में लास्ट में दिया है सूटेबिलिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सूटेबल है। फर्स्ट, ऐसा वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर सीक्रेसी हमें मेंटेन करना है वहाँ के लिए हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सूटेबल है, जैसे कि डिफेंस। दूसरा, वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो, कंपलसरी हो, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो पब्लिक का मनी लेकर या फाइनेंस लेकर फिर वो उनका पता ही ना चले। तो जहाँ पर पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो, पब्लिक का पैसा रिक्वायर हो, वहाँ पर गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या ऐसी कोई जगह जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर लॉस होगा, तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सही है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट आपको एनुअल बजट से देगी, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट, आयरन, स्टील। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पर से हमें पब्लिक से रेवेन्यू मिलकर हमें मिल सके, जैसे रेलवे। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट कम करना पड़ता है और पब्लिक से उनको इंटरेस्ट या रेवेन्यू ज़्यादा ही मिलता है जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सूटेबल है। हालांकि एग्ज़ाम में आता तो नहीं है, ना ही पूछता है, जो आपको पूछता है वो यही होते हैं कि फीचर्स, मेरिट्स या डीमेरिट्स या उसकी मीनिंग, ठीक है। इसके बाद हमारी केस स्टडी है। केस स्टडी जब हम जी मीट लेंगे क्लास तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस केस स्टडी में ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन डिस्कस करेंगे।